विधानसभा में अधिकांशतः माननीय सदस्यों को इस बात का चिंता था कि जो शराब दुकानों में जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा दुकानों में नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री किया गया है, जिसमें जो मानव संसाधन जो उपलब्ध कराते हैं ऐसे एजेंसियों का बड़ा हाथ था और इस पर कई कार्रवाइयां भी हुई हैं, परंतु माननीय सदस्य असंतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उन प्लेसमेंट एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था, तो उस पर जांच के लिए कार्रवाई के लिए आज सदन में घोषणा किया गया है। सफेद कदम को लेकर भी आपने दिनों के भीतर जो है काफी कार्रवाइयां की गई है सरकार के द्वारा। निश्चित रूप से पिछले सप्ताह जब सदन में अवैध उत्खनन का मामला आया था, उसमें कहा गया था कि सरकार कार्रवाइयां नहीं कर रही है। चूंकि जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तब से लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले एक सप्ताह के अंदर ही कई गाड़ियों को हमने जब्त किया है। हाईवा है, उसमें जेसीबी हैं, पोकलेन हैं और ऐसे सैकड़ों केस हमने बनाए हैं और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेंगी। आज भी एक विषय आया था जिसमें सदस्यों ने चिंता जताई थी कि बिना अनुमति के मशीन से रेता उत्खनन किया जा रहा है। आज तत्काल सदन में ही ये कहा गया मेरे द्वारा कि आज ही टीम जांच के लिए जाएगी और टीम रवाना हो चुकी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का भी मुद्दा उठा था, कितनी हुई है, कितनी बची है? प्रदेश में लगभग ऐसे 120 प्रकरण हैं जो या तो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है उनके पास लंबित है। ऐसे 120 प्रकरण लंबित हैं जिन पर अभी निर्णय नहीं आया है और सरकार पहल करेगी कि जल्द से जल्द ऐसे जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सख्त हो। चूंकि माननीय सदस्य चंद्राकर जी ने कहा है कि बिना उसमें अनुमति के, बिना शासी जो बॉडी होता है उसके शासी परिषद के अनुमति के बिना कार्य स्वीकृत हुए हैं और स्वीकृत बिना अनुमति के काम भी हो गए हैं, जिनका भुगतान अभी शेष है। तो ऐसे प्रकरण की जांच के लिए बात कही गई है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसको जांच कराकर उसको भुगतान करें। चलना किधर से? ठीक है, सत्ता पक्ष का स्वाभाविक है और बहुत निकट भविष्य में अवश्य संभावित लोकसभा के चुनाव। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और सभी प्रकार के अपने बैठकों को, कार्यक्रमों को, जो लोकसभा स्तर के हमारे क्लस्टर बने हुए हैं, हमारे लोकसभा की टीम बनी हुई है, उसके प्रभारी है, सह प्रभारी है और विधानसभा स्तर पर भी हमारी टीमों का गठन हो चुका है। हमारे जिले स्तर पर संगठन के जिलाध्यक्ष सहित मोर्चों के सभी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, इन सब की हमारे सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का कल आगमन हो रहा है। तो अलग अलग समय पर सबके साथ अलग अलग संगठनात्मक विषयों को लेकर बैठ के हैं। कब तक आ जाएगा? कोई डेट वगैरह ऐसा? आचार संहिता से पहले, होली से पहले कोई खुशखबरी आप लोगों के लिए? नहीं, जो भी होगा प्रक्रिया के अनुसार होगा। पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि सारा संसदीय बोर्ड के हमारे हैं, सभी वरिष्ठ नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक टोली है वरिष्ठ नेताओं की और सब कुछ निश्चित समयावधि में हो जाएगा। ये बात मान के चलिए आप कि भारतीय जनता पार्टी जी छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पीएससी घोटाले का मामला सामने आया जिस पर आपकी सरकार ने भी कर दी है, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखिए? नहीं, देखिए, जिन्होंने गलती की है पूर्ववर्ती 5 साल के समय और
छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और स्वाभाविक रूप से और इस पर जो जांच होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, वो दंड पाएगा निश्चित रूप से। तो जो दोषी नहीं है उसको किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसने छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको अंधकार में ढकेलने का कोशिश किया है, उनके साथ न्याय। विधानसभा में शराब घोटाला, अवैध शराब की बिक्री, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से डुप्लीकेट माल सरकार की दुकान से बेचना, यह 3 विषय महत्वपूर्ण थे। इन विषय को लेकर के आज मेरा आबकारी विभाग के ऊपर चर्चा थी। मैंने 19 से लेकर के 2023 तक प्रदेश की आबकारी नीति पर मैंने प्रश्न पूछा कि आप शराब परचेस करने के पहले क्या टेंडर की प्रक्रिया करते हो, क्या क्या कैसे करते हैं। राजस्व की कमी के संबंध में प्रश्न पूछा। प्लेसमेंट एजेंसी जो कर्मचारियों को सप्लाई करती है, जो दुकानों का संचालन करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा। और तीनों प्रश्नों में यह स्थिति बनी कि पूर्व भूपेश सरकार जो पूरे देश में शराब का चर्चित घोटाला निकल कर के आया है, उसी का पूरक प्रश्न था। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय किस पॉलिसी के माध्यम से आपने दारू का परचेस किया? तो 5 साल तक एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति दारू सप्लाई करता रहा, एक जिले में, दूसरे जिले में वो दूसरा व्यक्ति। यानी आपने सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ के राजस्व को हानि पहुंचाई। और जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जो कर्मचारी सप्लाई करती है, वो कर्मचारी के खिलाफ में तो आपने कार्रवाई की, लेकिन वो प्लेसमेंट एजेंसी जिसके नाम पर पंजीयन है, उसका संचालन करता, उसके खिलाफ में आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब अनियमितताएं हो रही है, दुकान में, सरकार की दुकान में 2 तरह की दारू बिक रही है और 2 तरह की दारू बेचने वाले पकड़ में भी आ रहे हैं शिकायत के आधार पे, लेकिन एक के खिलाफ में कहीं। अरे गांव का आदमी अवैध दारू अगर लेके 5 बोतल दस जाता है तो उसको आप 6 महीने के लिए जेल में डाल देते हो। और ये इतना बड़ा सिंडिकेट इस प्रदेश में चलता रहा, और वो भी उसके बाद में कोई उत्तर नहीं। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है, उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी ने कहा कि जरूर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में जांच होगी। मेरा यही कहना है कि पूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पे जो योजनाबद्ध तरीके से नुकसान पहुंचाया, मिली भगत करके करोड़ों रुपए का जो चूना लगाया है, और ये इतना बड़ा स्कैंडल जब पूरे देश में चर्चा का हो चुका, कई लोग ईडी के चपेट में आ चुके हैं, कई लोग जेल में जा चुके हैं, ऐसे विषय को सरकार ने कहा गंभीरता से जांच चल रही है, हम प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। यही मेरा प्रश्न था। सरकार ने उत्तर में दिया 700 पेज का उत्तर पढ़ते पढ़ते। अब कितनी चीजें बताऊंगा मैं उसमें। एक आबकारी नीति स्पष्ट बनना चाहिए, अवैध व्यापार पे लोग रखना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जिस प्रकार से मंत्री जी ने आज कहा, पूरा 100% श्योर हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने ये भी पूछा था कि कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है, कुछ 500 लोगों का आंकड़ा जो सुनाया था, और उसके बाद यही बताया गया कि अभी
मैंने यही तो कहा है कि जो कंपनी पहले से जिसके कर्मचारी पकड़ा है, छोटे से मछली, मैंने जैसे कई बार कहा ना, ये छोटी मछली पड़ गया, अरे बड़ी मछली कौन थी? जो एजेंसी का मालिक होगा, जो संचालन करता होगा, उसके खिलाफ में, और उसके बाद में कहा गया कि मैं जरूर उनके खिलाफ में जांच बिठाऊंगा। उसको पूछना भाई, मेरा विभाग का भी नहीं है, आप अलग से लोगे। 2018 में भाजपा का सरकार था और उस समय 2008 में जब किसानों को जयजयपुर विधानसभा के सिलादेही गांव में मोजावेयर प्लांट जो लगाना था, तो क्षेत्र में खुशी की लहर आया कि हमारे क्षेत्र में प्लांट लगना है और किसानों ने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा करके अपना जो जमीन है लगातार प्लांट को बेचने का काम किया और प्लांट ने आश्वासन दिया था कि यहाँ हम लोग पावर प्लांट लगाएंगे और आज दिनांक तक वहाँ प्लांट लगा नहीं है। और इसी विषय में मेरा आज प्रश्न भी था माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनका जवाब दिया। मेरा कहना इतना ही है, लोहरगुंडी, जगदलपुर, अन्य जगह में प्लांट नहीं खुला तो प्लांट किसानों को जमीन आपस किया गया था। अगर जयजयपुर विधानसभा में प्लांट नहीं खुलता है तो क्या मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों को जमीन उसी तर्ज में आपस किया जाएगा या उसमें प्लांट कब खुलना है वो तिथि हमको बता दे। फिर और उस समय किसान को एक मुश्त पैसा, एक हिस्सा पैसा मिला था। अभी हमारे सरकार है उनके माध्यम से जमीन जब प्लांट को दिया जाता है तो 4 गुना मिलता है, तो उसका भी भुगतान दिया जाए ताकि उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अपने आज इतनी धान 3100 रुपये में धान बेचना हो रहा है और उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। लगातार उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो पलायन की स्थिति में आ चुका है और जो सपना देखा था कि हमारे क्षेत्र में प्लांट खुलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन प्लांट न खुलने के वजह से लगातार उस क्षेत्र के किसान अपने बच्चों के पढ़ा लिखा के आज जम्मू कश्मीर या अन्य जगह पलायन के लिए वो अपना रहे हैं, जा रहे हैं। कोई ईंटा बनाने जा रहे हैं, कोई मिस्त्री का काम करने जा रहे हैं। सेल्समैन हैं, उनके द्वारा 800 एकड़ जमीन है, उस जमीन का उपयोग हमारे उस क्षेत्र के जनता, युवा, बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसका लाभ उठा सकें। आइए यादव जी, सौरभ। लगातार आज आप लोग जो है सदन में देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं खासकर कमौदा उसको लेकर गरमा रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने में कानून व्यवस्था चरमराई है, कवर्धा में 4 घटनाएं हो गई जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस 36 दिन तक ये कहती रही कि ये एक एक्सीडेंट है। उसी तरह से कवर्धा में पहले सुखराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, सादराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, उसी तरह से कल हमको 2 दिन पहले एसपी ऑफिस के सामने जो मर्डर हुआ है, इसी तरह से जनक राम वर्मा जी के क्षेत्र में 2 ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें 16 साल की बच्चियां अपहरित हैं। आज माननीय अजय चंद्राजकर जी का ध्यानाकर्षण है कि इसमें अपराध के केस किस तरह से बढ़े हैं। इसी तरह से प्रतापपुर में एक घटना हुई है जिसमें बच्चे को अपहरण करके उसे बेदर्दी से मार दिया गया है। इस तरह से बस्तर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और माननीय गृह मंत्री जी के खुद के जिले में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोग स्थगन के माध्यम से सारी कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा चाहते थे, जिसमें अध्यक्ष जी ने चर्चा लेने से इनकार किया, तो हम लोग इसलिए बेल में आके निलंबित हुए हैं।
क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अभी निलंबित हुए हैं और निलंबन वापस होते ही हम लोग वापस जाएंगे और इस विषय को हम लोग जनता के बीच में लेके जाएंगे। जिस तरह से कानून की व्यवस्था लगातार गड़बड़ाई है और ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसको चर्चा में जरूर लाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। उनके गृह जिले में 3 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनमें लगातार पुलिस की फेलियर दिख रही है। तो जिस तरह से तत्परता गृह मंत्री जी ने दिखाया कि यहाँ कुछ स्पेसिफिक केसों में जांच उन्होंने तुरंत कराया, तो एक केस में 36 दिन तक पुलिस ये कहने में गड़बड़ रही कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है। 36 दिन बाद पता चलता है पुलिस को कि ये मर्डर है, वो भी गवाही जब सामने आता है। जब गवाही सामने आता है तब जाके पुलिस ये कहती है कि हाँ, ये एक मर्डर है। जबकि वहां जो घटना स्थल को देखोगे, जिस तरह के खून के छींटे अलग अलग जगह पे लगे हैं, आपको स्वयं समझ में आएगा। मीडिया के साथी ये बात को बोल रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जब मीडिया के साथी इस चीज को बता सकते हैं तो पुलिस इस चीज को जानने में क्यों अक्षम रही, ये सब चर्चा के माध्यम से हम लोग बाहर लाते। इसीलिए स्थगन के माध्यम से आज इसको लाया गया था। धन्यवाद। इधर